दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने क्या नीतीश कुमार का पॉलिटिकल गेम ओवर करने का पक्का प्लान बना लिया है? क्योंकि बिहार से जो खबरें आ रही हैं उसमें बीजेपी प्लस 140 से या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए 100 से 102 सीटें छोड़ने की बात हो रही है। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और इसके साथ-साथ यदि मुकेश सहनी की पार्टी आ गई तो वो भी पार्टी। मतलब छोटे सहयोगी दलों के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में उसी महाराष्ट्र की तरह महाराष्ट्र जैसी स्थिति में जाना चाहती है ताकि नीतीश कुमार का राजनीतिक तौर पर एकनाथ शिंदेकरण किया जा सके और बिना जेडीयू के ही कम से कम 110 हो सके तो 122 के आंकड़े को छुआ जा सके। ये कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब चल रही है। क्योंकि लगातार सीट शेयरिंग का मामला देर होता जा रहा है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को याद करें तो 23 मई 2019 को लोकसभा का नतीजा आया था और 23 दिसंबर को यानी 6 महीने पहले फैसला हो गया था कि जेडीयू बीजेपी या एलजेपी कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन जब नीतीश कुमार का अपना चुनाव 2020 का था तो उस 2020 के चुनाव में क्या किया गया? 2020 के चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद 10 नवंबर को वोटिंग का रिजल्ट आना था और 7 अक्टूबर को महज 33 दिन पहले, जी हां, 33 डेज बिफोर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिहार में सीट शेयरिंग की गई और भाजपा और जदयू ने लगभग बराबर सीटें यानी 243 में से 122 जेडीयू और 121 बीजेपी ने अपने खाते में रखी और दोनों ने अपने अपने खाते से कुछ सीटें छोटे सहयोगी दलों को दी। मतलब नीतीश कुमार को आखिरी मौके पे मजबूर कर दिया गया कि मानना है तो मानिए, नहीं तो गठबंधन छोड़कर जाना चाहे तो स्वतंत्र है। नीतीश कुमार को मजबूरन मानना पड़ा था। ये हालात अब फिर से बनाए जा रहे हैं। मतलब बीजेपी का अपना स्टेक दांव पर हो लोकसभा चुनाव में तो 6 महीने पहले अलायंस की सीटों की घोषणा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन जहां जेडीयू का स्टेक दांव दांव पर हो वहां बीजेपी की अपने मुख्यमंत्री बनाने की चाहत सबसे ऊपर रहती है और उसी चाहत को की पूर्ति के लिए मामले को ज्यादा लटकाया जा रहा है। तो इस लटकाने का परिणाम क्या होगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, मैं भी बिहार में हूं, अभी आप भी बिहार में हैं और प्रचंड गर्मी है और इस प्रचंड गर्मी के बीच सियासत की गर्मी भी कम प्रचंड नहीं है। पसीने सिर्फ हमारे आपके माथे पर नहीं दिख रहे, एसी फेल हो रहा है। लेकिन सियासत का एसी क्या वो भी फेल हो रहा है बिहार एनडीए के मामले में यदि कहें तो? जी। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, कहीं न कहीं ये देखिए कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं अभिषेक जी, जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि कहीं न कहीं दांव-पेच का खेल एनडीए में चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। हालाँकि सम्राट चौधरी ने आज भी बयान दिया है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव होगा, उन्हीं के लीडरशिप में सरकार बनेगी। लेकिन जो बीजेपी के नंबर 1 और 2 के जो नेता हैं, वो इसको लेकर स्पष्ट अभी तक नहीं किया है। हम लोगों को उम्मीद था कि पिछले रैली में मोदी जी इसको लेकर कुछ स्टैंड रखेंगे और ये कहीं न कहीं पर्दे के पीछे जो बीजेपी की रणनीति है कि नीतीश कुमार को साथ रखे। और मैंने भी कई बार आपके कार्यक्रम में कहा है कि किसी भी हालात में नीतीश कुमार को चुनाव से पहले बीजेपी छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी। बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ रखना चाहेगी, गुड फील कराते हुए उनको मुख्यमंत्री पद की जो लालसा है, वो मुख्यमंत्री पद की जो ऑफर है वो बीजेपी देती रहेगी। और उसके बीच जो देखिए राजनीति जो है शतरंज की तरह है, दाव पेच कब क्या कौन सा चाल कब चल दिया जाए। तो बीजेपी इस रणनीति पे जरूर काम कर रही है कि बीजेपी प्लस 140 145 सीटों पर लड़ा जाए, कम से कम 110 105 110 115 के आसपास उस टैली को लाया जाए। ऐसे स्थिति में जब नीतीश कुमार को यदि रिप्लेस करना है, नीतीश कुमार के सामने में तमाम शर्तें रखा जाएगा जब इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और आप जानते हैं कि अमित शाह ये या उनकी उनकी जो टीम है इसमें महारत उनको है, एक्सपर्ट है कैसे विधायकों को तोड़ा जाता है, कैसे निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लाया जाएगा।
या छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस ही है, कांग्रेस यदि मान लीजिए 30-35 सीटें जीत गई तो उनको तोड़ना आसान होगा। तो ऐसे स्थिति में वो नीतीश कुमार पे दबाव बना सकते हैं। और बीजेपी, देखिए महाराष्ट्र के बाद बीजेपी जरूर चाहेगी कि उनका ही कार्यकर्ता विधायक मुख्यमंत्री हो। तो एक पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। चिराग पासवान का आपने कल रैली देखा, जबरदस्त भीड़ था। तो हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का भी मुजफ्फरपुर में ठीक ठाक भीड़ था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि वो एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगे या महागठबंधन में जाएंगे, तमाम जो चर्चाएं हैं। क्योंकि उनको खुद उन्होंने कल भाषण देते हुए एक तरह से इंडिकेशन दे ही दिया कि 4-5 सीटें उनको ऑफर किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में यदि उपेंद्र कुशवाहा बाहर जाते हैं तो मुकेश सहनी की एंट्री हो सकती है। मुकेश सहनी भी जानते हैं कि उनका समाज का जो वोट है महागठबंधन की तुलना में इधर क्लब होते हुए क्लब करने में उनको आसानी होगी। तो 10-12 सीटों का ऑफर उनको भी दिया जा सकता है। 7 से 8 सीट मांझी को भी दिया जा सकता है। वही 20-22 के आसपास एलजेपी रहेगी। हालांकि 28 सीटों का सवाल उनका ये मांग है। जी जी ऋषि जी, 2-3 बुनियादी सवाल है। आपने सम्राट चौधरी का जिक्र किया कि सम्राट चौधरी ने कहा है नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव होगा। यही काम तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भाजपा के नेता कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में चुनाव होगा। यही काम तो महाराष्ट्र में महाविकास महायुति के लोग कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे नेता है, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। लेकिन क्या हुआ था? वो कहने का मतलब नहीं है। 140 प्लस सीट बीजेपी अपने छोटे सहयोगी दलों, उन सहयोगी दलों जिनके नेताओं को केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद दे रखा है बीजेपी ने, किसी को 1 सांसद पर, किसी को महज 5 सांसद पर कैबिनेट मंत्री का पद दे रखा है। उन सांसदों को तो बीजेपी जानती है कि वो कभी नहीं आएंगे इनके पाले में, मतलब नीतीश कुमार के पाले में कौन मंत्री पद गंवाएगा। राज्य में बेटों को मंत्री पद नीतीश कुमार दे या भारतीय जनता पार्टी दे, और केंद्र में भी मंत्री पद सुरक्षित रहे, तो केंद्र की सत्ता का, लाल बत्ती का, लुटियंस जोन के 3 एकड़ के बड़े बंगले का वो ग्लैमर छोड़ के कोई क्यों आएगा नीतीश कुमार के साथ? तो वो अपनी बात है एक तरफ। सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार एक ऐसी राजनीतिक कोठरी से घिर चुके हैं जो राजनीतिक कोठरी उन्हें सही सलाह दे पाने की स्थिति में नहीं है? देखिए, ये 140 का जो मतलब एक खेल खेला जा रहा है, तो ये तब हो सकता है अभिषेक जी जब आपका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होगा। आप ये बात आप मान लीजिए कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, राजद की सीटें राजद यदि जो राजद की जो सीटें है यदि वह उसके आसपास रह जाती है तो इस खेल को अंजाम देने में बीजेपी को परेशानी होगा। नीतीश कुमार को रिप्लेस करना उतना आसान नहीं है अभिषेक जी। लेकिन बीजेपी अवसर, मतलब आप क्या कहते हैं, आपदा में अवसर ढूंढने वाली पार्टी है। और बीजेपी इस प्रकार के खेल में इन्वॉल्व होगी जब इस प्रकार की संख्या बीजेपी को, मतलब आसपास बीजेपी पहुंचती है या उनके सहयोगी दल पहुंचता है। इसका कारण देखिए, चिराग पासवान को लेकर 2 थ्योरी है कि नीतीश कुमार के कहने पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि बीजेपी ने उनको तैयार किया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी जो ये रैलियां हो रही है उसके पीछे बीजेपी का ताकत है। आप देखिए, चिराग पासवान का ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ है जैसा कार्यक्रम कल हुआ है। तो उसके पीछे रिसोर्सेज जो ऐसा कहा जाता है बीजेपी का है। और जैसे जैसे रीजनल जो फोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, जो बीजेपी के करीब है, वैसे वैसे जेडीयू की परेशानी बढ़ेगी, वैसे वैसे बीजेपी वह मैजिक फिगर के आसपास पहुंचेगी। तो ये बीजेपी चाहती है। आप देखिए, एक सांसद वाले सांसद को केंद्रीय मंत्री बना देना, ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। जीतनराम मांझी को ताकतवर बना देना। आपने सुना है कि किसी एक सांसद वाले पार्टी को केंद्रीय मंत्री एमओएस दे दिया जाता है, वो भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा के, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप म्यूट हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब मंत्री बने तो उनके 3 सांसद थे, एक सीतामढ़ी वाले राम कुमार शर्मा, खुद उपेंद्र कुशवाहा, और एक अरुण बाबू, और उनको मंत्री बनाया गया, वो भी एमओएस बनाया गया, एमओएस इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया। ऐसा क्या कारण है कि जीतनराम मांझी में
ऐसी क्या खूबियां बीजेपी को दिख रही है? इसके पीछे का कारण है कि जो बीजेपी के जो सहयोगी हैं, छोटे छोटे सहयोगी हैं, उनको स्पेस दें ताकि भविष्य में वह संख्या पाया जाए जिसके बल पे नीतीश कुमार से हम बार्गेनिंग कर पाए। नहीं, एक चीज और इसमें आ रही है ऋषि जी, नीतीश कुमार की सलाहकार मंडली की चर्चा जरूरी हो जाती है। सलाहकार मंडली में कहा जा रहा है कि विजेंद्र यादव सीट शेयरिंग और टिकट शेयरिंग में, टिकट बंटवारे में और सीट शेयरिंग, कौन सी सीट ली जाए, कितनी सीट ली जाए, इसमें विजय चौधरी के साथ विजेंद्र यादव और नीतीश कुमार, ये तीनों लोग हैं। विजेंद्र यादव की के अनुभव का ख्याल रखा जा रहा है और वो चूंकि नीतीश कुमार उनको अपना मित्र मानते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच संबंध भी बड़े बड़े घनिष्ठ हैं। और विजय चौधरी के बारे में क्या कहना? अब सवाल इसमें एक और उठता है, विजय चौधरी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहां निषाद समाज की, मल्लाह समाज की बहुत बड़ी आबादी है और पिछली बार वो बहुत मुश्किल से चुनाव जीते, तो इसमें मुकेश सहनी उनके गठबंधन के साथ थे, इसकी भी एक बड़ी भूमिका थी। शायद 1500 या 2000 वोट से वो जीते थे। तो कहा जा रहा है कि विजय चौधरी चाहते हैं कि मुकेश सहनी इस अलायंस का हिस्सा बन जाए। वही दूसरी तरफ ललन सिंह और संजय झा की निष्ठा जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं कि किधर है किधर नहीं है कोई नहीं जानता। अशोक चौधरी को की भूमिका फोटो खिंचवाने तक बताई जा रही है, क्योंकि अशोक चौधरी सीट शेयरिंग और टिकट शेयरिंग में कहीं नहीं है, लेकिन एक महादलित चेहरा है तो उनको रखने की कोशिश है। और जहां तक बात इस पार्टी में नीतीश कुमार के बेहद दुलारे मनीष वर्मा की है, तो मनीष वर्मा की भूमिका यही है कि मैं तो बस हस्तिनापुर की भलाई चाहता हूं, क्योंकि पार्टी का कोर ग्रुप उन्हें बहुत ताकतवर नहीं होने देना चाह रहा, जबकि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में वो शुमार होते हैं। तो सीधा सवाल मेरा यह है कि नीतीश कुमार की कोर ग्रुप क्या नीतीश कुमार को 100 सीटों पर सिमटाने के लिए और बीजेपी के दबाव में झुकने के लिए मजबूर कर रही है? देखिए, जेडीयू में जो नीतीश कुमार के बाद का जो लीडरशिप, उसमें कई गुट है। आपने बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए, जो विजय चौधरी और मनीष वर्मा का एक गुट है, मनीष वर्मा और विजय चौधरी जो हैं उनका एक गुट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि एक जमाने में क्या, कुछ वर्ष पहले, कुछ महीने पहले ललन सिंह और क्या अशोक चौधरी में कैसे रिलेशन थे। आपने देखा जेडीयू कार्यालय का वो फुटेज कि वो आप किससे पूछ के वहां जाते हैं, तो अशोक चौधरी ने कहा आपसे पूछ के थोड़ी जाएंगे, कैसे रिलेशन रहे। अब ऐसा चर्चा है कि संजय झा, अशोक चौधरी और ललन सिंह एक गुट में आ गए हैं। और जो जिस विजय चौधरी की सीट की आपने चर्चा की, वहां अशोक चौधरी ही विजय चौधरी को हराने में लगे हुए हैं। आप पूछिएगा क्यों? अच्छा, ये तो आप नया खुलासा कर रहे हैं। अशोक चौधरी की बेटी सांसद है समस्तीपुर से, और विजय चौधरी पहले एक छत्र राज्य था इस एरिया में। अशोक चौधरी की एंट्री से विजय चौधरी अपने आप को थोड़ा अनकंफर्ट महसूस करते हैं। और अशोक चौधरी भी, विजय चौधरी को, ऋषि जी, विजय चौधरी को समस्तीपुर जिले का मुख्यमंत्री कहा जाता है बिहार में। बिल्कुल। तो अशोक चौधरी के जाने से या उनकी बेटी को, उनकी बेटी सांसद है वहां से, ऐसे डेवलपमेंट के बाद नीतीश को, विजय चौधरी अपने आप को थोड़ा अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं। और चर्चा है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं, कि चर्चा है कि विजय चौधरी को अपनी ही पार्टी के बड़े नेतानी अशोक चौधरी को लेकर कहा जाता है कि भीतरघात की संभावना है। और पिछले बार आपने देखा कितने कम मार्जिन से विजय चौधरी चुनाव जीते थे। तो ये स्थिति जेडीयू में है। एक बात सलाहकार मंडली की बात है, तो नीतीश कुमार के सलाहकार मंडली इतने ही प्रतिभावान है कि कुढ़नी जैसे मामले में, कुढ़नी में जो जिस बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी, वहां नीतीश कुमार को जाना चाहिए था। तो इनके सलाहकार मंडली देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश में नीतीश कुमार को दिल्ली ले जाते हैं। कार्रवाई क्या कर रहे हैं सलाहकार? वही तो सवाल है, वो क्या कर रहे हैं? वही तो सवाल है। नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते थे। नीतीश कुमार जो एक बीजेपी के लिए कहा जाता रहा है, वो जेडीयू के लिए भी मैं उपयोग करना चाहता हूं। एक समय, एक पीरियड के लिए पार्टी विद डिफरेंस, लीडर विद डिफरेंस, नीतीश कुमार को लीडर विद डिफरेंस कहा जाता था। आज नीतीश कुमार को क्या हो गया है, आप गृह प्रवेश के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन कुढ़नी में जो हैवानियत हुई
उसके लिए आपके पास समय नहीं है। आपके किसी भी बड़े नेता जो है, छोटे मोटे नेता को छोड़ दीजिए, कोई बड़ा नेता आपका वहां नहीं गया। जी। तो ये सलाहकार मंडली है। तो मैं राजनीति पॉइंट पर, पॉलिटिकल पॉइंट पे आता हूं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दो जो नेता हैं उनका ऐसा चर्चा है कि वो उनका बीजेपी के जेडीयू के प्रति कम, बीजेपी के प्रति अधिक समर्पण भाव है। अरे सर, नीतीश जी के राज की स्थिति आप बता रहे हैं सुशासन बाबू। एसी हमारा काम नहीं कर रहा है, इन्वर्टर पर काम कर रहे हैं, इन्वर्टर पर एसी नहीं चल पा रहा है, तो पसीने में तरबतर होकर हम दर्शकों के सामने आ रहे हैं। ये है बिहार में इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति अभी। और चुनावी साल है। विजेंद्र यादव जो नीतीश कुमार के करीबी है, वो बिजली मंत्री है बिहार के, और उत्तर बिहार में बिजली की ये स्थिति है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। और इन सब के बीच जो देखिए, सुशासन की बात कर रहे हैं, खैर इसको एक अलग रखते हैं, इस मुद्दे को हम। सवाल चुनाव है तो राजनीतिक मुद्दे पर ही आते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को और देश के लोगों को ये जानने में रुचि बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा बिहार के बाहर के दर्शक इस बात को हमारे समझते हैं। सबके दिमाग में एक ही चीज है, महाराष्ट्र से फोन आता है, दूसरे राज्यों से, गल्फ कंट्री से फोन आता है जो बिहार के लोग बसे हुए हैं या दूसरे राज्यों के लोग बसे हुए हैं। वो लोग कहते हैं कि बिहार जिस दिन बीजेपी के हाथ चला गया, उस दिन नरेंद्र मोदी को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी अगले 20-25 साल दिल्ली में नहीं हिलेगी। बिहार को लास्ट रेज ऑफ होप माना जाता है कि बिहार ही चेक एंड बैलेंस करता है। तो बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चुपचाप जाता हुआ देखने की परिस्थिति नीतीश कुमार बना रहे हैं, या उनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी बना रहे हैं। देखिए, एक बात आप जान जाइए। सवाल थोड़ा रिपीट कीजिएगा, क्या क्या सवाल था आपसे जी? देखिए ऋषि जी, मेरा सवाल ये था कि हमारा दर्शक, चूंकि चैनल हमारा राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, बिहार सेंट्रिक नहीं है, जी जी। और हर राज्यों के दर्शक हमारे हैं जो फोन पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पर इधर उधर सवाल पूछते रहते हैं मैसेंजर में। गल्फ कंट्री में भी हमारे फॉलोअर हैं, यूएस में बसे हुए लोग हैं जो बिहार के हैं या महाराष्ट्र के हैं या केरल के हैं। सब लोग ये पूछते हैं, क्या वाकई बिहार बीजेपी के हाथ चला जाएगा? क्योंकि सबको लगता है कि बिहार जिस दिन बीजेपी के हाथ गया, उस दिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जो चीज करना चाहते हैं बदलाव, वो बदलाव भी भूल जाए। जो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, मैं तो देखिए, राहुल गांधी की पहल का स्वागत करता हूं ऋषि जी। इस देश में और कोई कुछ माने ना माने, राहुल गांधी राजनीतिज्ञ कैसे हैं, इस बात पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी के मन में इस देश के आम आदमी की तस्वीर बदले, गरीबी की स्थिति, मुफलिसी की स्थिति में सुधार आए, चाहे वो जिस तरह के सामाजिक सुधार से हो या सरकारी सुधार से हो, उसको करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। क्योंकि मुझे याद है ऋषि जी, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी का कानून मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव बनाकर राहुल गांधी ने बनवाया। आज जो आपका 10 धूर 1 कट्ठा जमीन जाता है, 40 लाख रुपया मिलता है, 50 लाख रुपया मिलता है लैंड एक्विजिशन से, वो राहुल गांधी की देन है भट्टा परसौल कांड के बाद। आम आदमी के लिए राहुल गांधी सोचते हैं। राजनीति में कैसे हैं, या सफल है या असफल है, ये देश के वोटर तय करते हैं। आम आदमी अलग अलग नजरिए से देखता है, इरादे नेक है। लेकिन राहुल गांधी जो करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जो बिहार में पढ़ाई दवाई कमाई की बात करते हैं, नीतीश कुमार जो सामाजिक बदलाव बिहार में चाहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बिहार भारतीय जनता पार्टी में के हाथ में जाएगा तो नीतीश कुमार के ऊपर तो सबसे बड़ा दोषारोपण इसका होगा, इतिहास इसके लिए उन्हें माफ नहीं देखिए, करेगा। देखिए, आपको लेकिन मैं क्या एक बात आपको बता दूं। लगता है कि तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इस हालात के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष को एक्टिव होना चाहिए था, वो विपक्ष उस प्रकार से एक्टिव नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तेजस्वी यादव के साथ एमओआई समीकरण है, एक बड़ा उनसे ज्यादा जो कांग्रेस एक्टिव है, राजेश राम एक्टिव है उनसे ज्यादा। वो एक बड़ा चंक उनके साथ है। आपने बिल्कुल सही कहा। पहली बार कोई ऐसी घटना हुई जिसको लेकर कांग्रेस संघर्ष करते हुए दिखी, कांग्रेस नैरेटिव बनाते हुए दिखी। राजेश राम के लीडरशिप में कुडनी वाले मामले को ही देख लीजिए, जिस प्रकार से राजेश राम पीएमसीएच से लेकर कुडनी तक जिस प्रकार से उन्होंने उस बच्ची के लिए लड़ते हुए दिखा। उसके बाद देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनको फॉलो करते हुए दिखे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। राजेश राम के संघर्ष के बाद तेजस्वी यादव भागे भागे कुडनी गए, विजय सिन्हा गए, तमाम लोग गए, बाद में चिराग पासवान गए। सबसे हंसी तो मुझे चिराग पासवान पे आती है। वो बच्ची पासवान समाज से आती थी। पासवान समाज आपको अपना रहनुमा मानता है,
आज प्रासंगिकता आपकी बिहार में बनी हुई है। आप बिहारी फर्स्ट और बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, हालांकि कई ऐसे बिहार फर्स्ट या बहनोई आलोचक, फर्स्ट, ये बताइए ऋषि जी, वही वही बिहार वही बात कर रहा हूँ, वही बिहार फर्स्ट वही या बात कह बहनोई रहा हूँ, फर्स्ट? वही बात कह रहा हूँ कि कई कई आलोचक आपके लिए ऐसे ऐसे कहते हैं कि जमाई फर्स्ट दामाद फर्स्ट। आप देखिए इनके 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 दोनों बहनों ही सेट हो गए। और उस वह समाज जो आपको आज बिहार के राजनीति में प्रासंगिक बनाए हुए है, उस समाज की बच्ची के साथ हैवानियत होती है और आप कुंभकर्णी निद्रा में सोए होते हैं। 15-16 दिन के बाद आपकी नींद जागती है, एक लेटर जारी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अभिषेक जी, जिनको हम बिहार की आम आवाम ने मैंडेट दिया समय समय पे, इन नेताओं ने, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने उस मैंडेट का मजाक उड़ाया है। आज बिहार में देखिए, ठीक है, सड़के की स्थिति थोड़ा, सड़के की स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है, ठीक है, 18-19 घंटा बिजली रहती है, लेकिन आपने बताया कि वोल्टेज का क्या स्थिति है, प्रॉपर एसी चल नहीं पा रहा है। लेकिन ये बिजली सड़क से काम नहीं चलेगा। आज देखिए बिहार कितना बिहार के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। आप देखिए आईटी सेक्टर में या ब्यूरोक्रेट सेक्टर में, देखिए किसी भी सेक्टर में देखिए, बिहार के लोग जो हैं बाहर जाके अपना अपना लोहा साबित कर रहे हैं, अपना अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बिहार में उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, और खासकर जो आपने सवाल किया है बीजेपी को लेकर, पहलगाम के बाद बीजेपी को उम्मीद था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी को उम्मीद था, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी के अपने इंटरनल सर्वे आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। कई ऐसे विधायक हैं इनकी जिनके टिकट बीजेपी काटने जा रही है, कई ऐसे विधायक हैं जिनके सीटें अदला बदली की जा सकती है। तो जो सर्वे आ रही है बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के शरण में बीजेपी को जाना ही पड़ेगा चुनाव से पहले। चुनाव के बाद ऐसी स्थिति होती है तो आप खेल करेंगे, खेल में एक्सपर्ट हैं, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश शरणम गच्छामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि बीजेपी के जो 3-4 इंटरनल सर्वे हुए हैं उसमें बहुत ही घोर निराशा हाथ लगा है बीजेपी को। जो पहलगाम के बाद जो एक लग रहा था कि मोमेंटम मिलेगा, राष्ट्रवाद का छौका लगेगा, वो छौका लगते हुए दिख नहीं रहा है। और आपके विधायकों के विरुद्ध जबरदस्त एंटी इनकमेंसी है, जबरदस्त एंटी इनकमेंसी आपके विधायकों के विरुद्ध। तो ये स्थिति है। नीतीश कुमार की जरूरत है। जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, तेजस्वी यादव के साथ एमओआई उतनी ही मजबूती के साथ है। चर्चा ये है कि एमआईएम के साथ भी गठबंधन हो सकता है, बातचीत हो गई है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा अभी तय होना है। लेकिन एमओआई के आगे आप नहीं बढ़ेंगे। रविदास समाज यदि राजेश के कारण जुड़ता है तो आपको फायदा मिलेगा। मुकेश सहनी आपके साथ रहते हैं तो ईबीसी का वोट मिलेगा तो फायदा होगा। ऐसे सोशल ब्लॉक आपको एड ऑन करने होंगे, सामाजिक समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाके आप एनडीए को टक्कर देंगे। जी ऋषि जी, एक चर्चा आपने की तेजस्वी यादव की। देखिए, आपको भी याद है, हम लोग भी तब स्कूल से अभी नया नया 12वीं करके कॉलेज की तरफ मूव कर रहे थे, और 2004-5 का जो दौर था उसमें लगता था कि कहीं ना कहीं बिहार के लोग नीतीश कुमार को एक विकल्प के तौर पर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, आशा भरी निगाहों से। और 2005 में वो दिखा, नीतीश कुमार सत्ता में आए। ये स्थिति तेजस्वी यादव के लिए भी है, और तेजस्वी यादव ने उम्मीद जगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बजाय खुद इसका फायदा उठाना चाहती है कि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल नहीं है, भले ही नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है लेकिन उनके खिलाफ माहौल नहीं है, तो उस माहौल का फायदा बीजेपी उठाए और फिर नीतीश कुमार को बड़ी सावधानी से एकनाथ शिंदे की तरह कोल्ड स्टोरेज में, राजनीतिक कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए। देखिए, दो प्रकार की चर्चाएं शुरू में चल रही थी कि विदाउट फेस चुनाव लड़ा जाए, एनडीए में विचार विमर्श चल रहा था। तो जो सर्वे का जो रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं अभिषेक जी, आपको भी आश्चर्य होगा। सर्वे में ये कहा गया यदि विदाउट फेस आप तेजस्वी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। तेजस्वी यादव के सामने यदि नीतीश कुमार होंगे तब तेजस्वी यादव को सेटबैक लग सकता है, क्योंकि जब दो चेहरों
के बीच में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो नीतीश कुमार का चेहरा और नीतीश कुमार का जो कद है राजनीति का, नीतीश कुमार का जो एक इमेज रहा है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे भारी पड़ते हुए दिख रहा है। तो यही कारण है कि एनडीए नीतीश कुमार तमाम इफ एंड बट के बावजूद भी नीतीश कुमार को चेहरा बना के ही चुनावी समर में जाएगी, और इसका फायदा एनडीए को होगा तमाम एंटी इनकमेंसी के बावजूद भी। मैं कहता प्रो कमेंसी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एंटी इनकमेंसी भी नहीं है, खासकर बड़े चेहरों को लेकर, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन इनके विधायकों के विरुद्ध जबरदस्त एंटी इनकमेंसी, यदि ये बड़े संख्या में टिकट नहीं काटते हैं वर्तमान विधायकों का, तो इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। जी जी, फाइनल आंसर की तरफ ऋषि जी हम आ रहे हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार के बारे में तो जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता खुलकर कहते हैं कि एक ही तो इच्छा है, हम 70-75 जीते, राजद 50 जीत ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो बीजेपी का चुनावी गणित दिख रहा है कि 140-42 खुद लड़ लो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर, और 110 से 122 के बीच में खुद पहुंच जाओ, उसके बाद नीतीश लालू अगर एक भी हो जाए, नीतीश तेजस्वी चाचा भतीजा एक भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हालात जो बीजेपी बना रही है, इस हालात को क्या नीतीश कुमार समझ रहे हैं और इन मौके पर झटका देंगे बीजेपी को ठीक चुनाव के पहले, या नीतीश कुमार की कोर ग्रुप उन्हें अभी भी मुगालते में रख रही है? फाइनल आंसर आपने जो कहा 70 और 50 का जो समीकरण होगा, तो नीतीश कुमार कंफर्ट जोन में होंगे, चाहे इस गठबंधन में हो या उस गठबंधन में हो। यदि 70 के आसपास जेडीयू और 50-60 के आसपास आरजेडी रहती है, तो नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी बहुत कंफर्ट रहेंगे। फिर बीजेपी पे किस प्रकार से चाबुक चलाएंगे कहने की जरूरत नहीं है। उनके मंत्रियों का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। सवाल ये उठता है कि देखिए, दोनों गठबंधन के लिए चुनाव आसान नहीं है। जो सर्वे आ रहे हैं, दोनों गठबंधन के लिए चुनाव आसान नहीं है। तीसरा एंगल प्रशांत किशोर का है, आप मानिए नहीं मानिए, जैसे मुजफ्फरपुर में ही देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का शहर का सीट उन्होंने घोषित कर दिया है। डॉक्टर ए.के. दास चर्चित डॉक्टर हैं, युवा डॉक्टर हैं, तेज तरह डॉक्टर हैं, बड़ा अच्छा इमेज है उनकी, उनको प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है। यदि वो एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, तो इसका सीधा नुकसान है बीजेपी कैंडिडेट या जो भी बीजेपी कैंडिडेट जो भी होंगे उनको उठाना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में प्रशांत किशोर किसको कितना नुकसान पहुंचाते हैं, किस प्रकार से उम्मीदवार वो उतारते हैं, ये देखने वाली बात है। तो प्रशांत किशोर का जो एंगल है, उसको कौन गठबंधन कितना न्यूट्रलाइज कर पाता है अभिषेक जी, ये भी मायने रखता है। और दोनों गठबंधन में चुनाव आसान नहीं है, ये आप भी मानते होंगे, और तमाम जो सर्वे है उसमें ये निकल कर आया है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जो बिहार की परिस्थितियां हैं, क्योंकि आज हमने चर्चा को विशुद्ध रूप से एनडीए के अंदर जो महाराष्ट्र का वाला खेल चलाने की कोशिश हो रही है वहीं तक सीमित रखा, और सीमित रखने का कारण भी ये था क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी उस टैग से मुक्ति चाहती है कि बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब यही माना जाएगा कि इजराइल में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का प्रधानमंत्री बना देना। बिहार में कई लोगों ने मुझसे जोक में आज से 4 साल पहले तक कहते थे कि भाई बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री मतलब इजराइल में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का प्रधानमंत्री। इस ढंग से जोक कहा जाता था। अब बताइए, जिस प्रकार की स्थितियां अब बिहार में बन रही है, वो हालात अब बिहार में नहीं है। ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार यदि आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो 2 दर्जन सीटों के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को, 25 का आंकड़ा छूना मुश्किल हो जाएगा अभी जो हालात है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहकर, नीतीश कुमार के कंधे की सवारी कर, नीतीश कुमार के सेहत के बारे में भी प्रचार चलता रहे, गोदी मीडिया और लोग गॉसिप करते रहे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके वोटर को भी ये मुगालते में रखते रहे, और अंततः उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे सहयोगी दलों के साथ अपनी सीटों की संख्या को बहुमत के आंकड़े के करीब ले जाए, और फिर नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय एकनाथ शिंदे की तरह कर दे, या फिर मजबूरी में कहे कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम दिया है, आप सीनियर आदमी है, मत बनिए, आपके बेटे को बना देते हैं डिप्टी सीएम। ये हालात पैदा करने की कोशिश करे, तो क्या नीतीश कुमार जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन इसे नहीं समझ रहा है? मैं आपको फिर बता दूं, नीतीश कुमार के दिमाग को पढ़ पाना हमारे जैसे या किसी भी पत्रकार का काम नहीं होता। शरद पवार और नीतीश कुमार या अशोक गहलोत, इन राजनेताओं के दिमाग को पढ़ पाना आसान काम नहीं होता।
और फिलहाल हम उपलब्ध जानकारियों के आधार पर यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है। और जब नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है, कौन सा भतीजा नीतीश कुमार को ज्यादा भरोसा दे पा रहा है? सम्राट चौधरी, जो वो भतीजा जो खुद आला कमान की भूमिका में नहीं है, या वो भतीजा तेजस्वी यादव जो आला कमान की भूमिका में भी है? यहां नीतीश कुमार को तय करना है। सलाहकार मंडली तय करेगी या नीतीश कुमार तय करेंगे? थोड़े दिनों का इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में ऋषि जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।